हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आज हम लोग सीटेट दिसंबर 2018 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। और आज हम लोग जो उसका फर्स्ट सेक्शन है, मनोविज्ञान का जो पार्ट है, उसके क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, जो कि 9 दिसंबर 2018 को ये एग्ज़ाम आपका आयोजित हुआ था। तो स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो जो आपका फर्स्ट पार्ट है, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, यानी बाल विकास और शिक्षा शास्त्र, इसके क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करेंगे, जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में ही है, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी समझने में। स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, जैसा कि फर्स्ट क्वेश्चन है, द डेवलपमेंट फ्रॉम सेंट्रल पार्ट ऑफ द बॉडी टूवर्ड्स पेरिफेरीज और एक्सट्रीमिटीज डिनोट्स द फर्स्ट ऑप्शन इज प्रिंसिपल ऑफ रेडिएटेड डेवलपमेंट, सेकेंड वन इज प्रिंसिपल्स ऑफ डिसेंट्रलाइज डेवलपमेंट, थर्ड वन इज प्रिंसिपल ऑफ प्रॉक्सिमो डिजिटल डेवलपमेंट, फोर्थ वन इज प्रिंसिपल ऑफ कास्केड डेवलपमेंट। शरीर के केंद्रीय भाग से प्रदियों या अग्रांगों की ओर का विकास दर्शाता है। विकर्ण विकास के सिद्धांत को विकेंद्रीय विकास के सिद्धांतों को, मध्य बाह्य विकास के सिद्धांतों को, सोपानीय विकास के सिद्धांतों को। तो आप लोगों को मैं बता दूं कि जो डेवलपमेंट का जो टाइप होता है वो दो टाइप का होता है। एक होता है, आप लोग भी जानते होंगे, सिफेलोकॉर्डल, और दूसरा होता है आपका प्रॉक्सिमो डिजिटल डेवलपमेंट, प्रॉक्सिमो डिजिटल। तो जो आपका सिफेलोकॉर्डल होता है, इसको हम लोग बोलते हैं मस्तकोद्मुखी भी बोलते हैं। मस्तकोद्मुखी विकास का मतलब क्या है? जो विकास होता है वो सिर से पैर की ओर होता है, यानी हेड टू फीट या हेड टू लेग की ओर होता है। इसको बोलते हैं हम लोग मस्तकोद्मुखी या सिफेलोकॉर्डल। और जब हम बात करते हैं प्रॉक्सिमो डिजिटल की, तो प्रॉक्सिमो डिजिटल जो डेवलपमेंट होता है वो हमेशा कहाँ से कहाँ की ओर होता है? वो आपका होता है हमेशा केंद्रीय भाग से, सेंट्रल से पेरिफेरल की ओर, परिधि की ओर। तो अब ऑप्शन पर आते हैं। ऑप्शन देखिए क्या है। ऑप्शन नंबर 3, प्रिंसिपल ऑफ प्रॉक्सिमो डेवलपमेंट, यानी कि जब शरीर का विकास केंद्रीय भाग से परिधीय अंगांगों की ओर होता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रिंसिपल्स ऑफ प्रॉक्सिमो डिजिटल डेवलपमेंट, जो कि है ऑप्शन नंबर 3, और यही सही ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, स्कूल बच्चों के सामाजिकरण की एक ऐसी संस्था है जहाँ पहला ऑप्शन है प्रमुख स्थान स्कूली बच्चों का होता है, दूसरा ऑप्शन है प्रमुख स्थान स्कूल की दिनचर्या का होता है, फिर प्रमुख स्थान स्कूल की गतिविधियों का होता है, फिर प्रमुख स्थान स्कूल के शिक्षकों का होता है। देखिए, ये बहुत सिंपल ऑप्शन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आप भी समझ पा रहे होंगे कि अब जो प्रेजेंट सिचुएशन या प्रेजेंट एरा चल रहा है, केवल चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की बात की जा रही है स्कूलों में। जो हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी आ रही है, उसमें भी क्या बात की जा रही है कि चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की बात की जा रही है। यानी कि इस हिसाब से कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, प्रमुख स्थान स्कूली बच्चों का होता है। थर्ड क्वेश्चन आपका क्या है? इफ़ यू ज्वाइन अ टीचर फ्रेटर्निटी एंड चूज टू ड्रेस लाइक मोस्ट ऑफ द अदर्स इन योर ग्रुप, यू आर एग्जिबिटिंग। जब आप एक शिक्षक समूह से जुड़ जाते हैं और अपने समूह के अन्य लोगों की ही तरह पोशाक धारण करने लगते हैं, तो आप उस समय क्या प्रदर्शन कर रहे होते हैं? समूह की पहचान का, समूह की आज्ञाकारिता का, समूह निर्देश अनुपालन का, समूह की अनुरूपता का। तो देखिए, इसमें क्या है कि ग्रुप आइडेंटिटी का इससे कोई मतलब नहीं है। समूह की पहचान आप नहीं चाहते हैं, ओबीडियंस भी आप नहीं चाहते हैं, कॉम्प्लियंस भी आप नहीं चाहते हैं। आप करते क्या है उस समय? अनुरूपता कर रहे हैं। अनुरूप, आप समूह के जैसा बनने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कन्फर्मिटी लाने की कोशिश कर रहे हैं स्वयं के अंदर। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर सही होगा आपका फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? किसी वस्तु के स्थायित्व की अवधारणा प्याजे के विकास के डैश चरण में प्राप्त हो जाती है। द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट परमानेंस इज अटेन्ड ड्यूरिंग प्याजे स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये हमेशा हर बार एग्जाम में पूछा जाता है कि जो ऑब्जेक्ट परमानेंस है वो प्याजे की किस स्टेज में पाया जाता है। और बच्चे इस ऑप्शन को हमेशा गलत करके भी आ जाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि ये सेकेंड स्टेज में पाया जाता है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो ऑब्जेक्ट परमानेंस है, वस्तु स्थायित्व है, वस्तु स्थायित्व का मतलब क्या होता है कि बच्चे जो 3 से 4 महीने की अवस्था में ये सोचते थे कि कोई भी चीज़ उनकी आंखों के सामने से हटा दी जाती है तो उसका अस्तित्व नहीं रहता है। अब वही बच्चे जब ऑब्जेक्ट परमानेंस की स्टेज में जाते हैं, यानी 18 से 24 महीने की स्टेज में आ जाते हैं, तब उनका यह भ्रम दूर हो जाता है
कि कोई भी वस्तु उनके आंखों के सामने से यदि हटा दी गई है तो फिर भी उस वस्तु का अस्तित्व बना रहता है। इसी को क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट परमानेंस। और ये जो स्टेज है 18 से 24 महीने की अवस्था में उभर कर आती है सामने, जो कि प्याजे की सेंसरी मोटर स्टेज के बराबर है, क्योंकि जो प्याजे की सेंसरी मोटर स्टेज है, जो संवेदी गामक अवस्था है, वो 0 से 2 साल की अवस्था होती है। इस हिसाब से ऑप्शन नंबर क्या है, सेकंड सही होगा। ऑप्शन नंबर जो है आपका संवेदी गामक अवस्था फर्स्ट सही होगा। देखिए मैंने जहाँ प्याजे की लेक्चर भी लिया है, उसमें मेरे वीडियोस पढ़े हैं, उसमें आप जया प्याजे की थ्योरी को पूरे डिटेल से पढ़ भी सकते हैं अगर अभी भी नहीं समझ में आया ये ऑप्शन कि ऑब्जेक्ट परमानेंस क्या होता है, और बहुत ही डिटेल में मैंने एक्सप्लेन कर रखा है, तो आप वहाँ से भी हेल्प ले सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या सही होगा, संवेदी गामक अवस्था सेंसरी मोटर स्टेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम की योजना डैश के संदर्भ में बनाई जाती है, यानी इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्रोग्राम इज प्लान्ड फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ। अब देखिए क्या है, विशेष शिक्षा कार्यक्रम, बाल केंद्रित शिक्षा कार्यक्रम, मुक्त विद्यालयी शिक्षा कार्यक्रम या ई अधिगम शिक्षा कार्यक्रम। तो अभी देखिए जस्ट एक क्वेश्चन पहले आया था, उसमें भी मैंने बताया था कि प्रेजेंट एरा चल रहा है चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन का। और चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की जब हम बात करते हैं तो जो आईईपी हम बनाते हैं बच्चों के लिए, वो बच्चों को केंद्र में रखकर, बच्चों को ध्यान में रखकर ही बनाते हैं। तो जो इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्रोग्राम है, ये इज प्लान फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ, ऑप्शन नंबर आपका सही होगा, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन प्रोग्राम, जो कि है आपका ऑप्शन नंबर 2, यही सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आया है आपका, बिटवीन डैश मंथ्स ऑफ एज मोस्ट चिल्ड्रन बिगिन टू कंबाइन वर्ड्स इनटू शॉर्ट सेंटेंस व्हाइल स्पीकिंग, यानी किस मंथ के किस एज में बच्चे जो है छोटे छोटे वाक्यों, शब्दों को मिलाकर छोटे छोटे वाक्यों में बोलना शुरू कर देते हैं। तो देखिए इससे रिलेटेड भी मैंने एक क्लास स्टेजेस ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट की मैं ले चुका हूं, और वो यूट्यूब चैनल पे मेरे पड़ा हुआ है, वहां से आप जाकर देख सकते हैं डिटेल में अगर आपको पढ़ना हो। तो इसमें देखिए ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट है 12 से 18 महीना, तीसरा है 18 से 24 दूसरा है 18 से 24 मंथ, तीसरा है 24 से 30, और चौथा ऑप्शन है 30 से 36। तो इसमें जो ऑप्शन होगा कि बच्चे किस अवस्था में शब्दों को मिलाकर छोटे छोटे वाक्यों को बोलना शुरू कर देते हैं, तो यह है 18 से 24 महीने की अवस्था है। 18 से 24 महीने की अवस्था में बच्चे जो हैं छोटे छोटे शब्दों को वाक्य में मिलाकर बोलना शुरू कर देते हैं। नेक्स्ट, तो इस हिसाब से ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, बुद्धि लब्धि या आईक्यू की अवधारणा दी गई थी। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार इससे रिलेटेड कुछ ना कुछ क्वेश्चंस इंटेलिजेंस से पूछा ही जाता है। द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटेलिजेंस क्वोशेंट और आईक्यू वाज डेवलप्ड बाई, इसको किसने डेवलप किया था, तो बहुत से बच्चे बिने, ईस्टर्न और टर्मन में कंफ्यूज हो जाते हैं, और कई लोग टर्मन इसका ऑप्शन सही करके आ जाते हैं, लेकिन बिल्कुल ऐसा नहीं है। आईक्यू की, बुद्धि लब्धि की जो अवधारणा दी थी वो दी थी विलियम ईस्टर्न ने, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। ठीक है, तो ये कन्फ्यूज़न आप दूर कर लीजिएगा, विलियम ईस्टर्न ने दिया था, आईक्यू बुद्धि लब्धि की अवधारणा दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, सृजनात्मकता को की अवधारणा से संबंधित माना जाता है, यानी कि क्रिएटिविटी इज थॉट टू बी रिलेटेड टू द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्लूइड इंटेलिजेंस, क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस, कन्वर्जेंट थिंकिंग और डाइवर्जेंट थिंकिंग। तो आप ये याद रख लीजिएगा कि जो डाइवर्जेंट थिंकिंग होती है, जिसको हम अपसारी चिंतन भी कहते हैं, अपसारी चिंतन का मतलब होता है कि किसी भी एक समस्या को हल करने के लिए कई पॉइंट ऑफ व्यू से उसके बारे में सोचना, यानी कि एक ही समस्या को कितने तरीकों से हल किया जा सकता है, उसी को कहा जाता है डाइवर्जेंट थिंकिंग। डाइवर्जेंट का देखिए मतलब क्या होता है, डाइवर्ट का मतलब विचलित हो जाना, यानी कि जब आप किसी एक समस्या को भिन्न भिन्न मतों द्वारा सोचने की कोशिश करते हैं, सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, वो कहलाता है डाइवर्जेंट थिंकिंग। और आपका जो क्रिएटिविटी है उसी से रिलेटेड है, यानी क्रिएटिविटी इज डायरेक्टली रिलेटेड टू डाइवर्जेंट थिंकिंग, यानी कि जो बच्चे डाइवर्जेंट थिंकर होते हैं उनके अंदर क्रिएटिविटी बहुत ही ज़्यादा होती है। इस हिसाब से ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, आपका ऑप्शन नंबर 4 सही होगा, डाइवर्जेंट थिंकिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
किसी भाषा के स्वीकृत ध्वनि संयोजनों को इसके नियमों के अंतर्गत बताया जाता है। फोनोलॉजिकल, ग्रामेटिकल, सिंटैक्टिक, इन्फ्लेक्शन। देखिए, जब द एक्सेप्टेबल साउंड कॉम्बिनेशन ऑफ अ लैंग्वेज, जब भी हम साउंड कॉम्बिनेशन की बात करेंगे तो साउंड कॉम्बिनेशन और जो फ़ोन, जो आप फ़ोन किसी को करते हैं तो उसको फ़ोन क्यों बोलते हैं? क्योंकि आपकी साउंड रिसीवर को मिल रही होती है और आप ट्रांसमीटर बने होते हैं, यानी कि ट्रांसमीटर और रिसीवर। तो ये आपका रिलेटेड है फोनोलॉजिकल से। इससे रिलेटेड भी मैंने एक क्लास मेरे चैनल पर पढ़ी हुई है, जिस लैंग्वेज डेवलपमेंट की, उसमें आप देख सकते हैं, बहुत ही डिटेल में बताया हुआ है मैंने। तो वहाँ से भी आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आ जाएगा। फोनोलॉजिकल, सेमेंटिक्स, सिंथेटिक्स, ये सारे पार्ट मैंने उसमें बता रखे हैं। तो इसका ऑप्शन क्या सही होगा? द एक्सेप्टेबल साउंड कॉम्बिनेशन ऑफ अ लैंग्वेज आर स्पेसिफाइड इन इट्स रूल दैट इज नोन एज फोनोलॉजिकल, यानी ध्वनि संबंधी। ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है, जब सोचने की प्रक्रिया किसी भाषा द्वारा प्रभावित होती है तो ऐसी स्थिति को क्या कहते हैं? जब सोचने की प्रक्रिया, द पोजिशन वेयर थॉट पैटर्न्स आर इन्फ्लुएंस्ड बाई लैंग्वेज इज कॉल्ड। तो जाहिर सी बात है, जब भाषा से कोई चीज़ प्रभावित हो रही है तो आप ऑप्शन देखते ही आपको समझ जाना चाहिए कि वो कल्चर टेंडेंसी नहीं होगी, ना तो वो कॉग्निटिव बाइसिंग होगी, ना वो सोशो लिंग्विस्टिक होगा। वो केवल और केवल लिंग्विस्टिक डिटर्मिनेशन होगा, भाषा निर्धारित होगा। यानी कि ऑप्शन नंबर आपका 2 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने अनुभवों और लक्षणों के आधार पर उपकरणों में खराबी के कारण की परिकल्पना का परीक्षण कर रवि उपकरणों की मरम्मत करता है, वह उपयोग करता है। रवि रिपेयर्स अप्लायंसेस बाय टेस्टिंग हाइपोथेसिस अबाउट द कॉज ऑफ द malfunction बेस्ड ऑन द एक्सपीरियंस विद द सिम्टम्स। यानी कि लक्षणों के आधार पर दवा देना या ट्रीटमेंट करना या मरम्मत करना, इसमें रवि क्या कर रहा है? तो देखिए, जैसे मान लीजिए कि अभी आप कमरे में बैठे हैं और अचानक से लाइट चली जाती है, तो आप इस समय क्या करते हैं? अंदाज़ा लगाते हैं, अनुमान लगाते हैं कि हो सकता है कट ऑफ MCB गिर गई हो सकता है बल्ब फ्यूज़ हो गया हो सकता है सप्लाई या लाइट ही चली गई हो। तो इस तरीके से आप अनुमान लगा रहे हैं, अंदाज़ा लगा रहे हैं। तो यहाँ पर रवि भी वही काम कर रहा है, लक्षणों के आधार पर उपकरणों की मरम्मत कर रहा है। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? फर्स्ट, ह्यूरिस्टिक मेथड, यानी कि वो क्या यूज़ कर रहा है? ह्यूरिस्टिक मेथड यूज़ कर रहा है, यानी कि अनुमानी विधि का प्रयोग कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दिव्या अक्सर निर्देशित कार्यों को छोटे छोटे हिस्सों में विभाजित कर आसान बना लेती है, वह उपयोग करती है। यानी कि दिव्या क्या करती है? डिवाइड कर लेती है असाइनमेंट्स को, किसमें? इनटू स्मॉल टास्क में। यानी कि इसका मतलब वो क्या कर रही है? तो जैसा ऑप्शन है, कम करने की विधि का, द्वितीयक विस्तारण विधि का, तीसरा है उपलक्ष्य विश्लेषण विधि का, चौथा है क्रियात्मक जड़ता नियम विधि का। तो देखिए, यहाँ पर अगर इसका इंग्लिश टर्म देखेंगे तो आपको आसानी से समझ में आएगा कि ये जो मेथड होता है इसको बोलते हैं सब गोल एनालिसिस। यानी कि वो क्या कर रही है? एक गोल को कई सब गोल्स में कन्वर्ट कर ले रही है, सब गोल 1 2 3, उसके बाद उसको अप्लाई कर रही है। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर 3, सब गोल एनालिसिस को यूज़ कर रही है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पुरुष और महिला की भूमिकाओं का निर्धारण समाज करता है, यह कथन क्या बताता है? यानी कि देखिए, सोसाइटी डिटरमाइंस द रोल्स ऑफ मेल एंड फीमेल, दिस स्टेटमेंट आर्टिकुलेट्स। पहला ऑप्शन है जेंडर एज एन इनहेरेंट कंस्ट्रक्ट, जेंडर एज ए हेरिडिटी एंडोमेंट, जेंडर एज एन इंट्यूटिव सोशल कंस्ट्रक्ट, जेंडर एज ए सोशल कंस्ट्रक्ट। देखिए, जब किसी चीज़ को सोसाइटी ही डिसाइड कर रही है तो वो किससे अभिप्रेरित है? सोसाइटी से। और ऑप्शन में भी क्या दे रखा है? जेंडर एज अ सोशल कंस्ट्रक्ट। यानी कि जेंडर हम और आप डिसाइड नहीं करते हैं, जेंडर कौन डिसाइड करता है? सोसाइटी। किसी भी पुरुष का बिहेवियर महिलाओं के जैसा हो तो लोग उसको क्या कहने लगते हैं? सोसाइटी उसको क्या कहने लगती है? फेमिनिस्ट कहने लगती है, महिला का नाम दे देती है। और कोई भी स्त्री अगर पुरुषों जैसा व्यवहार करे तो उसको
पुरुषों की तरफ बुलाया जाने लगता है। तो ये क्या है, ये एक सामाजिक अवतरण है। लैंगिकता या जेंडर क्या है, एज अ सोशल कंस्ट्रक्ट है। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ग्रेडिंग, कोडिंग, अंकन और क्रेडिट संचय प्रणालियां डैश के कुछ उदाहरण है। यानी कि ग्रेडिंग, कोडिंग, मार्किंग एंड क्रेडिट एक्यूमुलेशन सिस्टम्स आर सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ विच। फर्स्ट ऑप्शन इज परीक्षा के उत्तर पत्रों के मूल्यांकन की प्रक्रिया, कक्षा में बच्चों की स्थिति का निरूपण विधि, आलेख पत्र में अकादमिक प्रगति को दर्शाना, और फोर्थ ऑप्शन है अधिगमकर्ताओं की उपलब्धि के आकलन की गणन विधि। तो देखिए, जो ग्रेडिंग, कोडिंग, मार्किंग एंड क्रेडिट एक्यूमुलेशन सिस्टम है, ये एग्जाम्पल है आपका स्कोरिंग प्रोसीजर ऑफ असेसमेंट ऑफ लर्नर्स अचीवमेंट। यानी कि लर्नर्स के, अधिगमकर्ता के अचीवमेंट का एक प्रोसीजर है, यानी अधिगमकर्ताओं की उपलब्धि के आकलन की गणन विधि है। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अधिगमकर्ताओं की उपलब्धि का आकलन शिक्षकों की सहायता करता है। यानी असेसमेंट ऑफ लर्नर्स अचीवमेंट हेल्प द टीचर्स टू। पहला ऑप्शन है मेंटेन द परफॉर्मेंस रिकॉर्ड ऑफ लर्नर्स। दूसरा ऑप्शन है इवेल्युएट द इफेक्टिवनेस ऑफ पेडागोजी। थर्ड वन इज मेक एबिलिटी ग्रुपिंग ऑफ लर्नर्स इन द क्लासरूम। फोर्थ वन इज प्रिपेयर एक्टिविटी लॉग फॉर टीचिंग। तो देखिए, जो अधिगम करता हूँ यानी जो स्टूडेंट की उपलब्धि का आकलन है, वो शिक्षकों की क्या सहायता करता है, वो शिक्षकों को ये सहायता करता है कि इवेल्युएट द इफेक्टिवनेस ऑफ पेडागोजी, यानी शिक्षण अधिगम विधियों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने में बहुत ही सहायता करता है। देखिए, जब मैंने आपको शुरुआत में ही कहा था कि जो सीटेट के क्वेश्चन है उसमें कभी कभी सारे ऑप्शन सही लगते हैं, लेकिन हमें मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन को ही चूज़ करना रहता है। तो इस हिसाब से इस क्वेश्चन को देखिए, जो असेसमेंट ऑफ लर्नर्स है वो टीचर की कैसे मदद करता है। तो टीचर के रिस्पेक्ट में जब बात करेंगे तो वो ये रिकॉर्ड रखने में मदद नहीं करेगा, ये क्या मदद करेगा, इवेल्युएट द इफेक्टिवनेस ऑफ पेडागोजी। यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा। तो आशा करता हूँ आज की क्लास आप लोगों को समझ में आई होगी, और फिर भी कोई कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट के द्वारा पूछ सकते हैं। और अगर आपको वीडियोज़ अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कीजिए, और अगर कोई कन्फ्यूज़न तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। आपका दिन शुभ हो।